हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 19वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के वीडियो में हम अनुच्छेद 100 तक कवर कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 101 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारी संस्था है, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। हमारी संस्था जिनका नाम है कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा, हमारी संस्था के द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है। इस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में देखो क्या होगा, जैसे कि हम इसमें बता देते हैं कि जैसे आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसका यदि आपको टेस्ट दिलाना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं नहीं आते हैं हमें देखना है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे उसका कंप्लीट PDF नोट्स आपको दिया जाएगा और यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपके मोबाइल में प्रत्येक दिन वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं आपको इस हमारे टेस्ट सीरीज से प्राप्त होगा। आगे की जानकारी हम आगे देखते हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर पाएंगे, जिसमें हम देख सकते हैं रेलवेज़ की जो तैयारी है, बैंकिंग फील्ड की जो तैयारी है, SSC एग्ज़ाम की जो भी तैयारी हमें करना है, साथ ही साथ स्टेट PSC के लिए हमें तैयारी करना है और साथ ही साथ CG व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बहुत ही सारे आपको फ़ायदे देखने मिलेंगे। अभी तो हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट है संविधान का सीरीज़ चल रहा है। जैसे ही संविधान का सीरीज़ खत्म होगा आपको और अन्य सभी विषय इसी प्रकार से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो सुविधाएं मैं पहले ही आप सभी को बता दिया हूँ। PDF आपको दिया जाएगा, टेस्ट आपको लिया जाएगा और वीडियो लिंक्स आपको दिए जाएंगे कि हर एक टॉपिक का। तो घर बैठे यदि आपको तैयारी करना है तो आप हमें इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमें कुछ मैसेज कर सकते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 का हम बात करें तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ की चर्चा की गई है अनुच्छेद 101 में। तो अनुच्छेद 101 में बताया गया है कि कोई भी जो सदस्य होंगे उनका जो स्थान है वो कैसे रिक्त हो जाता है। कुछ ना कुछ उनका कंडीशन होता है, कुछ रीज़न होता है जिसके तहत उनका पद क्या मान लिया जाता है, रिक्त मान लिया जाता है, उनका पद खाली मान लिया जाएगा। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत, यदि मान लेते हैं जैसे कि हमारा जो सदन है केंद्र सरकार का, जिसमें हम देखते हैं लोकसभा एक सदन है और दूसरा क्या बता दो, राज्यसभा। अब हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ये देखा गया कि अब वो राज्यसभा का भी सदस्य है और वो लोकसभा का भी सदस्य है। तो इस स्थिति में क्या देखने मिलेगा, किसी भी एक सदन की सदस्यता त्याग करना पड़ेगा। अगर मान लो कि वो लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करता है तो राज्यसभा का स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, या राज्यसभा का सदस्य बने ही रहता है तो लोकसभा की सदस्यता उनका पद रिक्त माना जाएगा। तो ये पहला कंडीशन होता है, हम देख सकते हैं। क्लियर है सबका? तो इसी बात की चर्चा इस अनुच्छेद 101 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? चलो दूसरा जो पॉइंट अपन देखते हैं कि स्टेट में जैसे कि कोई भी राज्य जो होते हैं उसके अंतर्गत देखो क्या होता है कि हमारा जो विधान मंडल जो होता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा भी शामिल होता है। विधान मंडल के अंतर्गत मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो विधान सभा का सदस्य है और वो या तो राज्यसभा के लिए चयनित हो जाता है या तो वो लोकसभा के लिए चयनित हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि ये चयनित होने के बाद भी ये यहाँ का सदस्यता नहीं छोड़ रहा है विधानसभा का, तो जहाँ की सदस्यता लिया है वो पद ऑटोमेटिक रिक्त माना जाएगा। तो उसी बात की चर्चा 101 में किया गया है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा।
यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया होगा। तो अगर मान लो कि त्याग पत्र वहां से नहीं दिया है और संसद के किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है, तो उसकी सदस्यता नहीं मानी जाएगी, उसका पद रिक्त माना जाएगा, क्योंकि उनको सबसे पहले विधानमंडल जो है स्टेट में, वहां से त्याग पत्र दे के आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि चुना गया है तो वहां वो पद ज्वाइन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 101। इसमें ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी पद रिक्त का कंडीशन होता है, जैसे कि हम बात करें तीसरा नंबर। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। अब वो त्याग पत्र किन्हें देंगे? अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और लोकसभा के सदस्य हैं तो वे लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और त्याग पत्र स्वीकार करना ना करना ये सभापति के ऊपर होता है। अगर वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा है तो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन हमें पता चलता है कि इनका जो त्याग पत्र है ये जो स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो उस कंडीशन में त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता। ये भी नियम अनुच्छेद 101 में लिखा हुआ है। अगर वे स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं तो ही उनका पद क्या होगा बता दो, रिक्त होगा। लेकिन वो किसी के दबाव में आकर या स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं तो उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 101 में बताया गया है। ठीक है, चलो चौथा जो पॉइंट है हमारा, जिसके तहत भी पद रिक्त माना जाता है, जैसे हम देख सकते हैं, यदि कोई संसद का सदस्य है वो बिना अनुमति से अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिनों तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उनका पद क्या हो जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है कि वो आ ही नहीं रही हैं करके उनका पद क्या कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। कितने दिन तक ना आने पर? तो 60 दिनों तक यदि वे अनुपस्थित रहते हैं तो ये हमें देखने मिलता है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 101 के बाद अनुच्छेद 102 की ओर। अनुच्छेद 102 में देखो क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 102 में बताया गया है, इसमें जो भी संसद के सदस्य हैं उनकी निर्भरताएं बताया गया है। नेगेटिव पॉइंट्स के संबंध में जो निर्भरताएं हैं, यदि किसी भी एक को फॉलो करते हैं तो सदस्यता नहीं रहेगा, उसके बारे में लिखा है। जैसे कि यदि कोई लाभ का पद धारण कर लेता है तो वो संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, यदि वह विकृत चित्त मतलब यदि वो पागल वगल हो जाता है तो भी वो संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा। यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है किसी बैंक के द्वारा, दिवालिया का मतलब यह है कि संपत्ति से अधिक यदि उनका कर्ज है तो उनको दिवालिया घोषित किया जाता है बैंकों के द्वारा। अगर उनको दिवालिया घोषित कर दिए हैं तब भी वो सदस्यता छोड़ देगा या सदस्यता उनका नहीं रहेगा संसद के अंदर। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो भी वह संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा, निर्भरताएं में लिखा गया है। पांचवा जो पॉइंट है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाए, मतलब संसद के द्वारा यदि कुछ रूल बनाए गए, यदि उसको फॉलो नहीं कर रहा है या वो फॉलो नहीं हो पा रहा है तो भी वे संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा छठवां जो हमारा पॉइंट है वो ये बताया गया है कि 10वीं अनुसूची हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। तो दल बदल कानून के अधीन यदि वे निर्हित है तो भी वे संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो दल बदल कानून के यदि वे विरोध करते हैं, दल बदल कानून का उस पर आरोप है, तो भी वे संसद का सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी इनकी निर्भरताएं हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो वे सदन का सदस्यता नहीं रहेंगे। ये इनकी निर्भरताएं हैं, नेगेटिव पॉइंट से है। क्लियर है सबका? चलो तो अनुच्छेद 101 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 101 और 102 दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 103 की ओर कि अनुच्छेद 103 क्या है। इसके संबंध में अनुच्छेद 103 में यह बताया गया है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, कि सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।
तो एकदम सिंपल पॉइंट यहाँ लिखा है कि यदि किसी सदस्य के ऊपर निर्भरता संबंधी प्रश्न उठता है, यदि वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, भारत का नागरिक नहीं है, इस टाइप का कोई भी प्रश्न उठता है, तो इसका फैसला कौन लेगा, निर्णय कौन करता है? तो निर्णय करता है राष्ट्रपति। लेकिन निर्णय लेने से पहले किसकी सिफारिश लेता है, किसकी सलाह लेता है, इसको हम देखेंगे। तो इस समय राष्ट्रपति सलाह लेता है या राय लेता है, निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? राय लेगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति फैसला सुनाएगा कि वो संसद का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा निर्भरताओं के आधार पर। तो उसकी फैसला अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति करता है। बस इतना ही जानकारी अनुच्छेद 103 में आपको याद रखना है। क्लियर सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम ध्यान देंगे। मेन अनुच्छेद को अब हमें पढ़ना है अच्छे से। तो अनुच्छेद 103 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में, जो हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो अनुच्छेद 108 का बात करें तो ये है आपका संयुक्त अधिवेशन के बारे में। इसका जो आने लायक क्वेश्चन है उसी का हम ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 108 किससे रिलेटेड है? तो संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड है। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये होता है कि दोनों सदनों को आपस में बैठाकर उनसे कोई फैसला लेना या किसी विधेयक को पारित करना, ये सब संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर सबका? तो संयुक्त अधिवेशन संबंधी जो भी नियम कानून है उसको कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और हम बात करें इसमें ये संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपको आंसर बताना है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, इससे तो फिर कोई विधेयक पारित ही नहीं होगा देश में, तो उसको ठीक करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का नियम बनाया गया अनुच्छेद 108 के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा उस संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाई जाती है तो संसद भवन के अंतर्गत जो केंद्रीय हॉल होता है, एक जैसे कि हमारा लोकसभा वाला भवन है, एक राज्यसभा का भवन है, और एक दोनों के बीच में सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय हॉल। तो इस केंद्रीय हॉल के अंतर्गत मुख्य रूप से अधिवेशनों को बुलाया जाता है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है? चलो अनुच्छेद 108 में जब हम मतदान कराते हैं किसी विषय पर, तो संयुक्त मतदान का हम जब बात करें तो अनुच्छेद बोलते हैं, जिसमें कुल 790 सदस्य लोग भाग लेते हैं मतदान के लिए, जिसमें से 545 लोकसभा के होंगे और 245 राज्यसभा से होंगे। ये हमारा संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा तो कितने सदस्य मतदान करते हैं? तो 790 सदस्य लोग क्या कर सकते हैं? मतदान किसी भी मामले पर। और किसी विधेयक को यदि हमें पारित करवाना है तो पारित करवाने के लिए कम से कम 395 मत चाहिए टोटल में से। ये जो 790 सीट है इसमें से हमें 395 सीट मिलते ही संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत जो भी मामले उठे हैं उसकी निर्णय ली जाती है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है? चलो संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम देखें तो संयुक्त अधिवेशन निम्न कारणों के आधार पर राष्ट्रपति बुला सकता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है, एक सदन विधेयक को पारित कर देता है परंतु दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, और ऐसा लगातार होते रहता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदन को एक साथ बैठाएगा और इस विधेयक को पारित करवाएगा। क्योंकि अगर अलग अलग कराएंगे तो ये नियम आपको देखने मिल रहा है कि एक सदन भाई इस विधेयक को पारित कर रहा है लेकिन दूसरा विधेयक उस पर पारित ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब स्थिति को देखते हुए संयुक्त अधिवेशन हम बुला सकते हैं। ठीक है?
दूसरी स्थिति का हम बात करें तो वो देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है, यदि कोई एक सदन दूसरे सदन को कुछ विशेष सुझाव देता है परंतु वह सदन उस सुझाव को अस्वीकार कर लेता है। जैसे कि मान लो कि लोकसभा राज्यसभा को सुझाव दिया, लेकिन राज्यसभा उस सुझाव को मान ही नहीं रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अस्वीकार करते जा रहा है लगातार। तो इस स्थिति में मतभेद का स्थिति पैदा हो जाएगा और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर हम दोनों सदन को एक साथ बैठा सकते हैं। ठीक है। चलो, तीसरा जो पॉइंट इसमें बताया गया है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक दिया है, 6 माह तक यदि रोक दिया है तो उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए केवल 3 कारण महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, एक सदन विधेयक को पारित कर दिया है लेकिन दूसरा उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, यदि कोई एक दूसरे को सुझाव देते हैं लेकिन उसको माने नहीं के लिए स्वीकार नहीं है, माना ही नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यदि मान लो कि विधेयक पारित कर दिए हैं, अब वो ना तो अस्वीकार कर रहे हैं ना तो कुछ सुझाव को मान रहे हैं और 6 माह तक उस विधेयक को रोक के रखा है कोई दूसरा सदन, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस बात की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है। चलो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का नियम नहीं होता है, तो वो हम बात करें तो सबसे पहला हम देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन कौन से विषय पर नहीं बुला सकते, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर कौन से विधेयक को हम पारित नहीं करवा सकते, जिनको हम अलग अलग पारित करवाएंगे तभी वो नियम के अनुसार कार्य होगा। ठीक है। जैसे हम बात करें, सबसे पहला, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उस पर हम नहीं बुला सकते संयुक्त अधिवेशन। यदि कुछ विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान में चेंजेस से रिलेटेड है, तब भी हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। और तीसरा चीज, किसी भी संवैधानिक पदों के खिलाफ यदि महाभियोग लाया गया है या महाभियोग से संबंधित कुछ विधेयक है, तब भी उसे हम संयुक्त अधिवेशन में नहीं ला सकते, उनको अलग अलग ही लाना पड़ेगा। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके खिलाफ हम संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते। पहला, धन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन, और तीसरा, यदि हम किसी पर महाभियोग ला रहे हैं तो ऐसा विषय अलग अलग सदन में ही लाना अनिवार्य होता है, एक साथ बैठा के उसको नहीं लाया जा सकता। क्लियर है सबका। चलो, संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी और आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन के दौरान यदि मान लेते हैं कि मत बराबर हो गया, कि हम मतदान के लिए तो बैठा है दोनों सदनों को किसी विधेयक को पारित करने के लिए, लेकिन मतदान बराबर हो गया, मत बराबर हो गया, तो उस समय निर्णायक मत देने का नियम होता है। जिस मत पर निर्णय टिका होता है उसे ही हम निर्णायक मत कहते हैं। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन दे सकता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही निर्णायक मत दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। चलो, इसके अलावा हम बात करें कि अभी तक ऐसा कितने कंडीशन बने हैं जिसके आधार पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। तो अब तक कुल 4 बार अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो इसमें हम देखें, सबसे पहला बुलाया गया था 1961 में, और विषय था दहेज उन्मूलन से संबंधित, जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ था दोनों सदनों के बीच में। तो दोनों को एक साथ बैठा के इसे पारित करवाया गया था, दहेज उन्मूलन वाला। दूसरा था आपका बैंकिंग सुधार, जो 1978 में लाया गया था। इस पर भी दोनों सदनों का विरोध उत्पन्न हुआ और दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर विधेयक को पारित करवाया गया बैंकिंग सुधार से रिलेटेड। तीसरा जो था वो 2002 में लाया गया था, जिसे हम बोलते हैं आतंकवादी विरोध अधिनियम, जिसे हम पोटा बोलते हैं। तो ये सब जो अधिनियम है इस पर भी लाया गया था। और चौथा बार जो लाया गया था महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम 2008 में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। बाकी जो तीनों थे, दहेज उन्मूलन, बैंकिंग सुधार और आतंकवाद से रिलेटेड, ये चारों विधेयक संयुक्त अधिवेशन में लाए गए थे और पारित भी हुआ था। लेकिन ये जो चौथा विधेयक आप देख रहे हो, महिला प्रतिनिधित्व विधेयक, ये सदन में लाया गया था संयुक्त अधिवेशन के दौरान, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। तो अब तक कुल कितने बार ला चुके हैं बोलेंगे तो 4 बार। कितने विधेयक पारित हो चुके हैं? तो 3 विधेयक पारित हुए हैं और 1 विधेयक पारित नहीं हुआ है।
क्लियर है सबका? चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 108 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सबका? चलो, अनुच्छेद 108 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 109 की ओर। अनुच्छेद 109 का जो संबंध है ये आपका धन विधेयक से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 109 का संबंध किससे बता दो? धन विधेयक। तो धन विधेयक क्या होता है और क्या नहीं होता उसकी चर्चा हम ध्यान से करते हैं। तो धन विधेयक का हम बात करें तो धन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रपति का जब अनुमति मिलता है तभी सदन में कौन सा विधेयक हम ला सकते हैं। तो धन पैसे से रिलेटेड विधेयक हम ला सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? धन विधेयक सदैव कहां से प्रारंभ की जाती है? तो सदैव इसे लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, यदि मान लो कि लोकसभा से धन विधेयक को पास कर दिया गया है तो राज्यसभा केवल 14 दिनों तक, मात्र कितने दिन तक? 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है और 14 दिनों के बाद 14 दिनों के भीतर उसको पारित करना होगा। और मान लेते हैं कि 14 दिन के अंदर पारित नहीं किया गया है तब भी उसे स्वतः पारित माना जाता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा से संबंधित धन विधेयक के मामले में आपको याद ये भी रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में केवल सलाह दे सकता है। केवल क्या दे सकता है? यहाँ कोई भी मतदान वगैरह नहीं होगा, केवल ये क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। परंतु राज्यसभा सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, परंतु लोकसभा इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब मान लो कि राज्यसभा सलाह तो दे दिया है लेकिन उसको लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ लोकसभा अपना आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में कभी भी क्या नहीं बुलाया जा सकता? तो कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का समान महत्व हो जाएगा। लेकिन हम अभी देखें कि राज्यसभा का इसमें कोई महत्व ही नहीं है। राज्यसभा तो केवल सलाह दे सकता है, लेकिन मान लो कि हम संयुक्त अधिवेशन बुलवा देते हैं तो अब राज्यसभा को भी शक्ति मिल जाएगा धन विधेयक के मामले में। तो इस चीज को देखते हुए ऐसा नियम नहीं रखा गया है कि हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। किस मामले पर? धन विधेयक के मामले पर, क्योंकि राज्यसभा को ज्यादा अधिकार इसमें नहीं होता है। संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में होता है? तो वो होता है लोकसभा के हाथ में। क्लियर है सबका? चलो, अगर हम बात करें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है? तो इसको प्रमाणित करने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। जैसे मान लो कि हम कुछ विधेयक लाए सदन में, अब ये धन विधेयक है, इसकी हमें पहचान करवाना है। तो धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है? तो प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। और अनुमति कौन देता है? तो राष्ट्रपति अनुमति देता है। अब मान लेते हैं कि ये विधेयक, धन विधेयक पारित होकर किसके पास चले गया है? राष्ट्रपति के पास चले गया है। तो वापिस इसको पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटा सकता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इस विधेयक को लाने के लिए भी कौन कहा गया था? किससे अनुमति लेके लाए थे? तो राष्ट्रपति शुरू में ही अनुमति दे दिया था। तो वापिस यही विधेयक घूम फिर कर पुनः राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो एक बार उस पर विचार करके इसने अनुमति दी है तो वापिस इस पर पुनर्विचार हम नहीं करा सकते, इस बात की चर्चा किया गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है? तो आपको टिक लगाना है धन विधेयक को। किसको नहीं भेज सकता है? धन विधेयक को कभी भी वापिस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबको? चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 109 के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 110 की ओर। अनुच्छेद 110 में हम बात करें, इसमें किस बात की चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया कि किसे धन विधेयक कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। तो उसकी परिभाषा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 110 में। लेकिन हम अनुच्छेद 109 देखे थे, ये धन विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है, नियम है, उसकी चर्चा 109 में है। लेकिन धन विधेयक की यदि परिभाषा का बात करें
तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो, तो इसमें हम देखें धन विधेयक के बारे में। तो इसमें लिखा है कि धन मतलब पैसा, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। ये तो सबको जानकारी होगा कि पैसे से रिलेटेड जो भी विधेयक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? धन विधेयक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें जैसे उदाहरण को लेकर, जैसे कि सरकार द्वारा, किसका द्वारा बता दो? सरकार द्वारा किसी भी टैक्स को बढ़ाना, किसी को घटाना या किसी टैक्स को समाप्त करना, ये धन विधेयक कहलाता है। क्योंकि पैसे से रिलेटेड ये कानून है। अगर किसी टैक्स को हमें बढ़ाना है, घटाना है या समाप्त करना है तो उसको हम धन विधेयक मानते हैं। क्या मानते हैं? धन विधेयक। इसके अलावा धन विधेयक हम और किसको बोलेंगे? तो सरकार द्वारा किसी भी संस्था से ऋण या लोन लेना, ये धन विधेयक कहलाता है। सरकार द्वारा किसी भी संस्था से यदि लोन लिया जाता है तो उसके लिए सदन में धन विधेयक लाना पड़ेगा उस संबंध में। अगर टैक्स को भी बढ़ाना है तो टैक्स को बढ़ाने के लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा, टैक्स को घटाना है तो धन विधेयक लाएंगे, और टैक्स को समाप्त करना है तो भी धन विधेयक हम लाते हैं। जैसे कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम इससे पहले जो जीएसटी के बारे में अपन देखे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, तो ये भी एक प्रकार का धन विधेयक था और इससे संबंधित विधेयक लाया गया था जिसमें किसी टैक्स को बढ़ा रहे हैं, किसी घटा रहे हैं, कोई टैक्स इसमें समाप्त हुआ है। तो जीएसटी जो लाया गया था इससे पहले, वो एक प्रकार का क्या था बता दो? धन विधेयक ही था। क्लियर है सबका? चलो आगे हम बात करते हैं। तो धन विधेयक के संबंध में और क्या आपको याद रखना है? तो तीसरा जो पॉइंट हमारा कहता है उसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई विधेयक जो संचित निधि से या संचित निधि को प्रभावित करता हो तो धन विधेयक कहलाता है। जैसे कि हम बजट वगैरह लाते हैं तो बजट से जो पूरा पैसा कहाँ से निकलता है? तो हमारा देश का जो एक फंड होता है, फंड मतलब निधि, जो भी हमारा फंड होता है, देश का जितना भी कलेक्शन हुआ रहता है टैक्स का या देश के पास जितना भी पैसा है, वो उसके लिए जो फंड बना है उसको हम संचित निधि बोलते हैं। और संचित निधि को प्रभावित करने वाले यदि कुछ विधेयक को लाया जाता है, जैसे कि बजट हम जो लाते हैं, वो एक प्रकार का हमारा धन विधेयक होता है। क्या होता है बता दो? धन विधेयक हम बोल सकते हैं क्योंकि वे संचित निधि को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर है सबका? चलो, तो धन विधेयक का अनुच्छेद क्या बता दो? अनुच्छेद 110। और धन विधेयक से रिलेटेड ही एक विधेयक हम और देखेंगे इसके बाद कंटिन्यू में। आपको अब इसके बाद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो पूछे जाने वाले अनुच्छेद में आपको देखने मिलेगा अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 क्या है? तो यह जो है आपका वित्त विधेयक से संबंधित। कौन सा विधेयक है बता दो? वित्त विधेयक एक प्रकार का हमारा अनुच्छेद 117 में बताया गया है मुख्य रूप से। चलो, अगर हम बात करें इससे पहले जो हम धन विधेयक पढ़े उसका भी अर्थ होता है पैसे से रिलेटेड। वित्त विधेयक भी पैसे से संबंधित होगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ लिखा है कि यह विधेयक धन विधेयक के समान होती है, परंतु वित्त विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ उस धन को कहाँ खर्च या व्यय किया जाए उसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है? तो धन विधेयक का हम बात करें, धन विधेयक में केवल हम बात करते हैं, इसमें वित्त विधेयक में केवल धन की प्राप्ति को लेकर चर्चा है, लेकिन इसमें धन को कहाँ खर्चा करना है वो भी इसमें बताया जाता है। बस यही अंतर है। धन विधेयक पैसे से रिलेटेड होगा जो सरकार के फंड में आएगा, लेकिन जो वित्त विधेयक होगा वो हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो आपका मुख्य रूप से खर्चों को भी बता सकता है। क्लियर है सबका? तो हम देख सकते हैं कि जो भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक को लाने से संबंधित है, परंतु वित्त विधेयक धन को खर्च से रिलेटेड है। जैसे हम इससे पहले भी देखे कि धन विधेयक जब भी पारित होगा, ये धन विधेयक किससे रिलेटेड होगा? तो देश में कैसे धन की प्राप्ति किया जाए, इसको लेकर कौन सा विधेयक लाया जाता है? तो धन विधेयक। लेकिन परंतु वित्त विधेयक धन के खर्च से रिलेटेड है कि कौन सा धन कहाँ खर्चा होगा, ये इसको बताया जाता है वित्त विधेयक के अंतर्गत। क्लियर सबका? तो धन को लाने के लिए कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक टैक्स के माध्यम से। लेकिन कौन सा पैसा कहाँ खर्चा किया जाए उसको हम बताते हैं वित्त विधेयक में। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वित्त विधेयक
धन विधेयक से बड़ा होता है। देखो वित्त विधेयक में केवल हम किसकी चर्चा करेंगे, सॉरी धन विधेयक में केवल किसकी चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से धन आ सकता है, लेकिन वो धन जो आया है उसको देश में कहाँ कहाँ खर्चा करना है पूरा, तो उसकी पूरी चर्चा वित्त विधेयक में हमें देखने मिलता है। तो वित्त विधेयक जो होता है धन विधेयक से क्या होता है, एकदम लार्जेस्ट होता है, एकदम बड़ा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सबका? तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देख लो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, मतलब धन विधेयक छोटा चीज है। जैसे हम बात करें इसमें, अगर हम रीजनिंग के पहलू से देखें तो आप ये बता सकते हैं जैसे कि ये हमारा वित्त विधेयक का रेंज है, तो उसमें से छोटा सा कोई चीज है वो जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक। तो हमारा जो बड़ा सर्कल क्या है बता दो, बड़ा जो सर्कल है ये बता रहा है वित्त विधेयक को, और वित्त विधेयक के अंतर्गत आपका आता है धन विधेयक। क्या आता है बता दो, धन विधेयक। तो हम बोल सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि धन विधेयक में हम बताते हैं केवल धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन वित्त विधेयक में हो सकता है धन की प्राप्ति भी हो और धन को व्यय भी किया जाए, दोनों को हम बता सकते हैं। क्लियर है सबका? तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर विधेयक धन विधेयक हो सकता है, सॉरी हर धन विधेयक वित्त विधेयक तो होगा, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि हर वित्त विधेयक में हम प्राप्ति की बात नहीं कर सकते, उसमें खर्चे की भी बात की जाएगी। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि वित्त विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की मुख्य रूप से देखें समान भागीदारी होती है। क्लियर है सबका? कि यदि हमको कहीं खर्चा करना है भाई, तो वित्त विधेयक जो होता है, धन विधेयक पर मुख्य रूप से भागीदारी केवल किसका होता था, लोकसभा का। लेकिन यदि कोई चीज वित्त विधेयक है जिसमें हम आय की भी बात करते हैं और व्यय की भी बात करते हैं, तो दोनों से रिलेटेड यदि है वित्त विधेयक है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान भागीदारी होगी। अर्थात राज्यसभा वित्त विधेयक को लोकसभा को पुनः लौटा सकता है। जैसे कि मान लो कि लोकसभा से ये पारित होकर कहाँ गया है बता दो, राज्यसभा में। धन विधेयक में हम देखे थे कि ये केवल 14 दिन तक अपने पास रख पाएगा और 14 दिन के भीतर उनको लौटाना पड़ता है, और नहीं भी लौटाएंगे तो भी इसे पारित मान लिया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में क्या है बता दीजिए कि लोकसभा से यदि ये पारित होता है तो राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा यदि मान लो कि इसको पारित नहीं करना चाहता है तो इसको पुनः लोकसभा को लौटा सकता है और फिर से विचार करके वो राज्यसभा के पास जाएगा। मतलब दोनों सदनों में पारित होना इसको जरूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या देखने मिला हमें, तो इसमें देखने मिला समान भागीदारी। क्या देखने मिला बता दो, समान भागीदारी का मुद्दा देखने मिलता है। क्लियर है सबका? अब दोनों का समान भागीदारी है तो हम वित्त विधेयक के संबंध में बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन जब बुलाएंगे तो दोनों सदन मिल के बैठेंगे, और मिलकर बैठेंगे तो मतदान कराएंगे। तो उसमें दोनों का जब समान भागीदारी है तो हम बैठक बुला सकते हैं, लेकिन समान भागीदारी यदि नहीं होता तो बैठक नहीं बुला सकते थे। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सदन में लाया जाता है। तो ये बात हम धन विधेयक में भी पढ़े थे कि चाहे धन विधेयक को लाने का बात हो, चाहे वित्त विधेयक को सदन में लाने का बात हो, तो किसकी अनुमति चाहिए पहले, तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? चलो यदि हम बात करें वित्त विधेयक का, तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पारित होकर जाता है। अगर मान लेते हैं कि वित्त विधेयक जो होता है कि दोनों सदन जब उसको पारित करेंगे तभी वो किसके पास जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति अगर धन विधेयक के पास, धन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटा सकता था, लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनः सदन को लौटा सकता है। ये चर्चा इसमें किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? तो ये पूरा हमारा अनुच्छेद 117 में हम देखें कि किस प्रकार से वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, चलो तो ये आज का वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं। कल के वीडियो में हम आगे इसका वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलो
तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से जीके से संबंधित पूरे वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी जो संविधान का सीरीज चल रहा है जिसमें हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो लेक्चर है, आगे पूरा संविधान को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू आप जरूर देखें। धन्यवाद।